कोई फ्लैगशिप लेने जाए तो ये दोनों ही फोन्स आपकी लिस्ट में होते ही हैं। ये एप्पल का लेटेस्ट 17 प्रो मैक्स है, एकदम नया डिजाइन, बढ़िया हार्डवेयर, लेकिन इसमें आईफोन वाली फील थोड़ी सी गायब है। और दूसरी तरफ S25 अल्ट्रा, अब 3 साल से ये डिजाइन काफी रिफाइन हो गया है। तो अब हर एक चीज को डिटेल में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनके डिजाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि फोन का सबसे पहला इंप्रेशन उसकी बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील से बनता है। यहाँ बात सिर्फ प्रीमियम मटेरियल्स की नहीं है, क्योंकि वो तो फिर दोनों के ही पास है, लेकिन प्रैक्टिकल ड्यूरेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर इन दोनों ही कंपनीज की सोच में काफी डिफरेंस है। S25 अल्ट्रा की फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है कि अगर कुछ खराब नहीं है तो चेंज क्यों करना है। डिजाइन पिछले साल जैसा ही है, बॉक्सी है, पर इसके कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड कर दिया गया है, जिससे कि इन हैंड कंफर्ट बढ़ गया है। टाइटेनियम फ्रेम अभी भी है, जो इस फोन को एकदम सॉलिड फील देता है। 218 ग्राम्स का फोन है, तो ये हल्का तो नहीं है, लेकिन अपने साइज के हिसाब से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। वहीं 17 प्रो मैक्स में एक अजीब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखा गया है। एप्पल ने टाइटेनियम को छोड़ के यूनिबॉडी एल्यूमिनियम दिया है। ऑफिशियल रीजन बेहतर हीट कंट्रोल, पर इसका नतीजा 233 ग्राम्स का एक फोन जिसकी ड्यूरेबिलिटी पे काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो कैमरा मॉड्यूल है वो ना शार्प है, और उस पे जब पेंट किया तो वो ऑब्वियसली टिकेगा नहीं, क्योंकि सरफेस फ्लैट नहीं है। एंड इसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों का ये कलर 1 महीने में ही निकल रहा है। किसी किसी के ऑरेंज आईफोन्स तो पिंक कलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो 17 प्रो मैक्स पे तो डे 1 से केस रखना बहुत जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी की बात हो ही रही है, तो आईफोन में सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है, और एप्पल के हिसाब से ये किसी भी स्मार्टफोन ग्लास से बेटर है, जो कि सच भी है, क्योंकि इस पे एक भी स्क्रैच नहीं आया है। लेकिन सैमसंग में भी गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 मिलता है, एंड मैं इसे इतने टाइम से यूज कर रहा हूं और ये भी इक्वली अच्छा है। और कलर्स तो देखो सबकी पर्सनल चॉइस होती है। सैमसंग ने थोड़ा सटल रखने की कोशिश करी है, लेकिन एप्पल इस ऑरेंज कलर के साथ काफी बोल्ड चला गया है, जो कि मुझे उतना ज्यादा तो नहीं पसंद। और दोनों ही फोन्स IP68 की रेटिंग के साथ में आते हैं, और आप इनको ओकेजनली पानी में डुबा के यूज कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। डिजाइन की बात कर ही रहे हैं तो आप रिपेयर कॉस्ट का कंपैरिजन भी देख लो। अल्ट्रा की रिपेयर कॉस्ट आईफोन के कंपैरिजन में काफी कम है। अब डिजाइन वाइज मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अल्ट्रा है, और ऐसा नहीं है कि मैं एक एंड्रॉइड यूजर हूं इसलिए कह रहा हूं। आईफोन का डिजाइन अब थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब्ड लगने लगा है। डिस्प्ले की बात करें तो कहानी यहां भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में 6.9 इंचेस की 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्लेज है, मिनिमल बेजल्स हैं, और दोनों ही वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्क्रीन्स के साथ आते हैं। लेकिन असली फर्क छोटी छोटी डिटेल्स में, जैसे कि दोनों में 6.9 इंचेस की ही स्क्रीन है, लेकिन आईफोन में ये स्क्रीन थोड़ी वाइड लगती है। तो इसे यूज करने में इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। और दोनों ही फोन्स के साथ डायरेक्ट सनलाइट विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईफोन में पीक ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा बताई है, और वो लगती भी है, बट डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है, क्योंकि HBM ब्राइटनेस जो एक्चुअल में मैटर करती है वो सैमसंग के पास ज्यादा है। और जहां सैमसंग एक्चुअल में बेटर है वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ये आईफोन के मुकाबले काफी बेहतर काम करती है। एप्पल वाली अभी सैमसंग के लेवल पे नहीं है। रूम की ब्राइट लाइट्स या फिर आउटडोर रिफ्लेक्शंस को सैमसंग ज्यादा अच्छे से कट करता है। हालांकि एक टेम्पर्ड ग्लास लगाते ही एंटी रिफ्लेक्टिव वाली प्रॉपर्टीज दोनों की ही चली जाएगी। तो आपको कोई ऐसा टेम्पर्ड ग्लास चाहिए होगा जो ये कर दे। एक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। और अल्ट्रा की स्क्रीन 8 बिट है, जबकि आईफोन वाली 10 बिट डिस्प्ले है। और 10 बिट होना ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि फोन की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि आपको ये डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। कंटेंट दोनों ही फोन्स में बहुत बढ़िया लगता है। सैमसंग के कलर्स हल्के से वाइब्रेंट है, ऑब्वियसली। दोनों ही HDR सपोर्ट करते हैं, लेकिन एप्पल में आपको डॉल्बी विजन भी मिलता है, अगर आपको इससे फर्क पड़ता है तो। बट कंटेंट देखते हुए मेजर डिफरेंस आता है ऑडियो क्वालिटी में। दोनों में डुअल स्टीरियो सेटअप मिलता है, बट 17 प्रो मैक्स के स्पीकर्स जनरली काफी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे आप इसमें किसी भी तरीके का म्यूजिक सुन लो। वहीं सैमसंग वाले में क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, बट आईफोन से कंपेयर करें तो सेकंड बेस्ट है, क्योंकि इसकी आवाज थोड़ी बैलेंस्ड है। अब परफॉर्मेंस में आते हैं। दोनों ही फोन्स में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस तो मिलनी है। अब A19 Pro हो या 8 Elite हो, दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि कोई भी नॉर्मल यूजर इनके मैक्स पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएगा। दोनों में आपको सेम ही रैम और स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं, बस एप्पल आपको 2 TB स्टोरेज वेरिएंट ऑफर कर रहा है। हालांकि 2 TB और 256 GB में 80,000 का कॉस्ट डिफरेंस है, मतलब इसमें एक नया iPhone 17 आ जाएगा। खैर, असली सवाल रॉ परफॉर्मेंस का नहीं है, बल्कि सस्टेन्ड परफॉर्मेंस, थर्मल मैनेजमेंट और एफिशिएंसी का है। तो एक बार बेंचमार्क्स देखते हैं। अब एंतुतो को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म तो कंपेयर नहीं कर सकते, एक बार इंडिविजुअल देख लो। फिर 3D मार्क कंपेरेबल है, एंड उसमें अल्ट्रा रॉ पावर में तो काफी आगे है, बट स्टेबिलिटी सिमिलर। और गीकबेंच में सिंगल कोर, मल्टी कोर, हर चीज में आईफोन ही आ गया है। लेकिन एज यूजुअल बेंचमार्क से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डेली यूज में जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, वेब ब्राउजिंग या ऐप स्विचिंग में इन दोनों के बीच फर्क बताना नामुमकिन सा ही है। दोनों ही आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। एप्पल का सबसे बड़ा फायदा हमेशा की तरह उनका टाइट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन
ही रहेगा, जो उन्हें कम रैम में इतनी क्रेजी ऑप्टिमाइजेशन देता है। इस साल एप्पल ने रैम को भी अपग्रेड किया है, तो 12 GB रैम के साथ अब ये और फ्यूचर प्रूफ हो गया है। सैमसंग दूसरी तरफ एंड्रॉइड में एक काफी रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, खासकर मल्टीटास्किंग में तो ये नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। अब एकदम रॉ पावर का टेस्ट अगर लेना है तो वो गेमिंग सेशन से होगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 30 मिनट्स के लिए 3 गेम्स उनकी मैक्स सेटिंग्स पे खेलेंगे। बस एक चीज है, आईफोन में हम एवरेज FPS देख नहीं सकते, तो इन दोनों टेबल्स को अब आप ध्यान से देखो। गेंशिन इम्पैक्ट में आईफोन का बैटरी कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि गेंशिन इम्पैक्ट इसमें 120 FPS पे चलता है। हालांकि फोन गर्म जरूर हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं आता। गेम उतनी ही स्मूथनेस से रन करता है जितना वो शुरू में कर रहा था, ड्यू टू इट्स वेपर चेंबर। अल्ट्रा की भी गेमिंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है, बस इसमें आपको गेंशिन इम्पैक्ट में 120 FPS नहीं मिलता, उसमें 60 ही है। बाकी सारा डेटा आप इस शीट में देख रहे हो। गेमिंग दोनों की ही काफी सस्टेन्ड है। एक और चीज मुझे बतानी थी कि अल्ट्रा में आप फ्रेम जनरेशन को ऑन करके वुदरिंग वेव्स में 120 FPS तक खेल सकते हो, बट आईफोन में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता। एंड अब हम डेटा से देख भी सकते हैं कि एप्पल ने जब वेपर कूलिंग डाली है तो उसका फायदा भी इन्हें मिल रहा है। आई फील ये काम कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर्स अब उतने हाई तो नहीं जा रहे। नेक्स्ट, बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो मैंने दोनों ही फोन्स को 35 वॉट के PD चार्जर से चार्ज करके देखा, एंड आईफोन 1 आवर 22 मिनट्स में फुल चार्ज हुआ और अल्ट्रा 1 आवर 15 मिनट्स में फुल चार्ज हुआ है। तो चार्जिंग टाइम मोर और लेस सेम ही है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आपको 25 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग आईफोन के साथ और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सैमसंग के साथ मिलती है, और सैमसंग आपको 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देता है। वहीं आईफोन 4.5 वॉट की रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है, तो सैमसंग वाला थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। अब मेन जो डिफरेंस आता है वो बैटरी बैकअप में। नॉर्मल यूजर के हिसाब से सैमसंग आपको 6 से 7 घंटे का SOT देता है। अब इसमें वही नॉर्मल टास्क जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, तो नॉर्मल यूसेज में आप इस फोन को एक दिन के आसपास चला पाओगे। बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही लगभग 5000 mAh ही है, लेकिन आईफोन जो eSIM वाला वेरिएंट है उसमें आपको 5088 mAh की बैटरी मिलेगी। जो फिजिकल सिम वाला है उसमें 4832 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। बट एज एक्सपेक्टेड इस साल का प्रो मैक्स भी बैटरी में काफी आगे है। एक दिन तो ये बहुत आराम से निकाल देगा, एंड दूसरा आधा दिन भी निकल सकता है, वो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। मेरा एवरेज इसमें 8 घंटे का आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अब हार्डवेयर तो ऐसा है जो कि सब लोग ही बढ़िया दे देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा होना ये एक थोड़ी अलग चीज होती है। पहले सैमसंग की बात करें तो इसमें आपको Android 16 मिलता है विद One UI 8, एंड आपको पता ही है इसमें आपको दुनिया भर के फीचर्स मिलेंगे। हर चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो, और चाहो तो आप गुड लॉक डाउनलोड कर लो। लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं, जैसे सभी आइकन्स के कलर वॉलपेपर से मैच नहीं होते, और ये चीज थोड़ी वियर्ड दिखती है, क्योंकि आईफोन में भी आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है कि आप आइकन्स को किस कलर में दिखाना चाहते हो। वैसे UI स्मूथ है, फास्ट है, कोई हैंग या लैग इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। अपडेट्स के मामले में भी आपको 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे, और आते भी टाइम पे। और जो ऑब्वियस वाले One UI 8 के फीचर्स हैं, जैसे कि सैमसंग डेस्क, सैमसंग वॉलेट, सिक्योर फोल्डर, क्विक शेयर और स्मार्ट स्विच जैसे, वो तो है ही। वहीं अगर आईफोन की बात करें तो इसमें iOS 26 है। पहले इसमें बहुत ग्लिचेस और बग्स थे, वो अब मेजॉरिटी सारे फिक्स हो गए हैं। एंड ये लिक्विड ग्लास को जब सब लोग क्रिटिसाइज करके थक गए हैं, तो अब ये कॉपी भी होने लग गया है। UI ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर हो गया है, एंड पूरे फोन में चाहे आप कैमरा ऐप खोलो, मैसेजेस खोलो, फोटोज ऐप खोलो, आपको ये क्लियर वाली थीम ही मिलेगी। और आईफोन स्मूथ हमेशा से ही होता है, और अब आपको iOS 26 में कस्टमाइजेशन भी मिलती है। लाइव ट्रांसलेशन और कॉल स्क्रीनिंग जैसे फीचर्स भी मिलने लगे हैं, जो कि सही है। बट एक चीज जो मेरे को iOS की बहुत खराब लगती है कि इसमें मल्टीटास्किंग नहीं है, और बैकग्राउंड में ऐप सही से नहीं चलती। हाँ, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन करने के बाद भी नहीं चलती। आई मीन एप्पल में इतनी पावर का क्या करूं जब मैं उसको यूज ही नहीं कर सकता। हैप्टिक्स दोनों के बहुत ज्यादा सिमिलर है, अल्ट्रा के बस हल्के से ज्यादा क्रिस्प है, और इसमें आप इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हो, जो कि आप आईफोन में नहीं कर सकते। और इंप्लीमेंटेशन भी अल्ट्रा में आईफोन से ज्यादा बेटर की हुई है। खैर, अब हम 2025 में बैठे हैं और AI की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एप्पल में आपको नाम भर का AI मिलता है, बट चलो बात कर लेते हैं। इसमें मेजर देखें तो राइटिंग टूल्स ही है, जिससे आप अपने टेक्स्ट को रीराइट करवा सकते हो। कोई ग्रामर मिस्टेक है तो वो ठीक कर देगा, या फिर आप इससे कुछ लिखवा लो। बट जैसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स आपने इससे पूछ लिया, तो फिर ये चैट GPT यूज करता है। तो फिर मैं एप्पल इंटेलिजेंस का क्या करूं? अगर मुझे यही करना था तो मैं सीधा चैट जीपीटी से जाके ही पूछ लूंगा। एक और चीज इसमें आपको मिलती है जो कि है विजुअल इंटेलिजेंस, जो कि लगभग सर्कल टू सर्च जैसा ही है। इससे ज्यादा एआई के नाम पे आईफोन में कुछ नहीं है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो करते रहो, सभी कर ही रहे हैं। वहीं अगर सैमसंग का एआई देखें तो इन्होंने सारी कमी पूरी कर रखी है। इसमें आपको हर चीज में एआई ही मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा है वो है क्रॉस ऐप एक्शंस। एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने जेमिनाई से बोला कि मेरे पास वाले मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन मेरे इस फ्रेंड को व्हाट्सएप पे भेज दो, और ये आपके लिए ये चीज कर देगा। जरूर। प्रथम को मैसेज में ये लिखना है, मेरे घर के पास वाले मैकडॉनल्ड्स की लोकेशन, क्या अब इसे सेंड करना है? हाँ भेज दो। इसे अभी भेज रहा हूँ।
ये इतना अमेजिंग इसलिए है क्योंकि पहले फोन्स 2 AI टास्क को एक साथ नहीं कर सकते थे, बट ये फोन कर सकता है, विच कैन बी रियली हेल्पफुल। फिर यूजुअल स्टफ, राइटिंग असिस्ट, जनरेटिव एडिट, वो तो है ही, जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर एंड फिलर जो सैमसंग बहुत अच्छे से करता है। एंड हाँ, ये फीचर आईफोन में भी है, बट ये उतना अच्छा काम नहीं करता जितना ये अल्ट्रा में करता है। और जेमिनी का लाइव स्क्रीन फीचर भी यहाँ पे है, उसकी वर्किंग भी आप देखो। ये क्या है? ये तो एक बैटरी लग रही है। किस चीज की बैटरी लग रही है? ये किसी कैमरे या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बैटरी लग रही है। इस पर इन्फो लिथियम लिखा हुआ है। और एक थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक का फैक्ट बताऊं तो सैमसंग का AI अडॉप्शन काफी हाई है। S25 अल्ट्रा के 70% यूजर्स एक्टिवली AI को यूज कर रहे हैं और इस साल के एंड तक सैमसंग अपने AI को 400 मिलियन प्लस डिवाइसेस में डाल देगा। तो AI के मामले में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, सैमसंग काफी आगे है। अब फाइनल डिपार्टमेंट यानी कि कैमरास की बात कर लेते हैं, और ये एक ऐसा सेक्शन है जहां ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। एक तरफ है सैमसंग जो कि 4 कैमरास के साथ आता है, 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जो पिछले साल के 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड हुआ है, एंड फिर 2 टेलीफोटो लेंस जो 3x एंड 5x ऑप्टिकल जूम के साथ आते हैं। दूसरी तरफ आईफोन जो इस बार तीनों 48 मेगापिक्सल कैमरास के साथ में आया है। डे लाइट फोटोज की बात करें तो दोनों के कैमरास में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, दोनों की ही फोटोज अच्छी है, बट जो डिफरेंस आता है वो है टेम्परेचर में। जहां सैमसंग टेम्परेचर को थोड़ा कूल साइड पे रखता है, वहीं आईफोन को वार्म टोन ज्यादा पसंद है। डिटेल्स एंड शार्पनेस आईफोन में थोड़ी बेहतर है क्योंकि 24 मेगापिक्सल का आउटपुट है, दोनों कलर्स में पॉप होते हैं एंड सैचुरेशन का लेवल भी बढ़िया है। बाकी एवरीडे यूज के हिसाब से तो दोनों ही फोन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस फर्क थोड़ा बहुत स्टाइल पे रहता है कि आपको पर्सनली कैसी फोटोज पसंद है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ इमेजेस ठीक ठाक है, आई मीन क्लैरिटी एंड शार्पनेस मेन कैमरा जितनी तो नहीं है, बट कलर कंसिस्टेंसी मेन कैमरा से एग्जैक्टली मैच करती है, जो कि अच्छी बात है। और दोनों ही फोन्स के कॉर्नर्स में इमेजेस सॉफ्ट होती हैं। पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करें तो दोनों की ही अप्रोच थोड़ी अलग अलग है। सैमसंग 2 फोकल लेंस पे पोर्ट्रेट ले सकता है, एक 3x और 5x, वहीं आईफोन 4x पे लेता है। अब आपको लगेगा कि आईफोन डिसएडवांटेज पे है, बट ऐसा नहीं है। आईफोन सैमसंग के कंपैरिजन में थोड़े बेटर पोर्ट्रेट्स ले रहा है क्योंकि कलर्स थोड़े बेटर प्रिजर्व करता है और चीजों को आर्टिफिशियली एनहांस नहीं करता। एंड इफ यू नोटिस सैमसंग फेसेस को थोड़ा ब्राइट कर देता है, जो कि थोड़ा अजीब लग सकता है। बैकग्राउंड ब्लर एंड ओवरऑल लाइट मैनेजमेंट आईफोन का बेहतर है, बट क्योंकि सैमसंग के पास 2 फोकल लेंस है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी दूर से फोटो लेना चाहते हो तो आप बिना किसी लॉस से ले सकते हो। नाइट फोटोज का फॉर्मेट दोनों ही फोन्स का काफी हद तक सेम है, शार्पनेस और क्लैरिटी दोनों फोन्स में ही सिमिलर है, एंड कलर्स भी देखे तो ऑलमोस्ट इवनली मैच्ड यहाँ पे भी है। बट 2 प्रॉब्लम्स है जो थोड़ी वियर्ड है। आप सैंपल्स में देखोगे आईफोन स्काई को ना बहुत ब्लू कर देता है, जो बड़ी अजीब चीज लगी मुझे। एंड कुछ सिनेरियोज में आईफोन काफी पंची फोटोज प्रोड्यूस करता है जिसमें सैचुरेशन मोर देन यूजुअल होती है, तो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम तो है, बट ये प्रॉब्लम सैमसंग के साथ में नहीं है। इसमें जो पहले कलर बूस्ट करने की आदत थी वो एटलीस्ट रात वाली फोटोज में तो मुझे नहीं दिखी। अब टेलीफोटो पे आते हैं। लोग सैमसंग को जूम किंग बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स 100x जूम, पर जब हम इसे आईफोन से कंपेयर करते हैं तो उसमें 4x ऑप्टिकल जूम एंड 8x लॉसलेस जूम मिलता है। अब नंबर वाइज डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन फोटोज किसकी ज्यादा बेहतर है? छोटी जूम रेंजेस जैसे 10x तक आईफोन अच्छा परफॉर्म करता है, बट फिर हायर जूम रेंजेस पे आईफोन में क्लैरिटी उतनी सही नहीं है, वहां सैमसंग बेटर है। सेल्फीज में एक बहुत बड़ा लीप आईफोन के पास में आया है। अब आपको 18 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू सैमसंग के 12 मेगापिक्सल से वाइड है, तो ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। ऑल्सो अगर ज्यादा लोग फ्रेम में हैं तो सेंटर स्टेज अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो फ्रेम वाइड हो जाएगा, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। एंड पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मुझे कहना पड़ेगा कि इसकी सेल्फीज बहुत अच्छी आती हैं इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड डिटेल। सैमसंग की भी नो डाउट अच्छी है, बट आईफोन ने इस बार एक लेवल अप कर दिया है। वीडियोस की बात करें तो दोनों ही फोन्स अपने बैक कैमरा से 4K 120 FPS तक जा सकते हैं, और अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वो बहुत कंपेरेबल है। बस सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि ये 8K 30 FPS तक जा सकता है, जो कुछ प्रोफेशनल्स या क्रिएटिव लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और यही सेम स्टोरी फ्रंट कैमरा वीडियोस के साथ भी है, बस आईफोन का कैमरा हल्का सा ज्यादा वाइड है, जो कि मतलब वैसे तो अच्छी बात है। कलर्स, डिटेलिंग, शार्पनेस ऑलमोस्ट सिमिलर सी लग रही है। बस आईफोन हल्का सा मुझे रेड दिखा रहा है, विच आई डोंट नो व्हाई। इसके अलावा फिर आपको पता ही है आईफोन में अब आप लैंडस्केप वीडियोस बना सकते हो, वो भी फोन को बिना रोटेट किए, तो ये वाला फीचर S25 अल्ट्रा में अभी मिसिंग है। बट इन जनरल आपको दोनों की ही वीडियो क्वालिटी से कोई खास शिकायत होगी नहीं। ओवरऑल कैमरास दोनों के ही काफी सही हैं। बस जहां जहां दोनों लैग करते हैं उसका मैंने आपको बता दिया। तो इस सारे कंपैरिजन के बाद व्हाट इज द कंक्लूजन? काफी सिंपल है। पहले तो आप iOS वर्सेस एंड्रॉइड चूज कर लो, और अगर वो क्लियर हो तो सैमसंग को लेने के रीजंस होंगे उसकी एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले, और दूसरा होगा One UI की मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी AI। और आईफोन को लेने के रीजंस होंगे पहला iOS, दूसरा बैटरी और तीसरा कैमरास। अब इसके आगे का डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल के लिए मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।